नमस्कार। कुंडली में ग्रहों के योग से बनने वाले उद्यम तथा धनोपार्जन संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों के अध्ययन के क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि द्वितीयेश, नवमेश अथवा एकादशेश लग्न से केंद्रगत हो और बृहस्पति एकादशेश हो तो ऐसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता है। धन भाव का स्वामी, भाग्यस्थान का स्वामी या आय भाव का स्वामी, तीनों में से कोई भी एक केंद्रस्थ हो, कुंडली में लग्न से केंद्र में स्थित हो तथा एकादशेश बृहस्पति, तो ऐसा जातक उत्तम राज्य का राजा होता है। ये तो देखने में एक साधारण सा सूत्र लगता है, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसके गूढ़ रहस्यों का पता हमें चलता है। कैसे? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन है कि बृहस्पति एकादशेश हो, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि कुंडली या तो वृष लग्न की हो या कुंभ लग्न की हो। जब वृष लग्न की कुंडली होगी तो एकादश भाव में मीन राशि होगी तो बृहस्पति एकादशेश होगा, और यदि कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो धनु राशि एकादश भाव में होगी तो बृहस्पति एकादशेश होगा। अब इस स्थिति में यदि मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली, वृष लग्न की कुंडली होने से द्वितीयेश और पंचमेश ये दोनों बुध ही होगा, जो एक अच्छी स्थिति है धन भाव का, और ये त्रिकोण भाव का संबंध आपस का, ये एक अच्छी स्थिति है। और वृष लग्न की कुंडली में क्या है? नवमेश और दशमेश शनि होगा। नवम भाव में मकर राशि और दशम भाव में कुंभ राशि होगी। तो नवमेश और दशमेश के शनि होने से कुंडली में क्या होगा? शनि राजयोग कारक होगा। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हम पहले राजयोग में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार का संबंध केंद्रेश और त्रिकोणेश का होता है तो राजयोग कारक होता है। तो इसमें शनि राजयोग कारक होगा, और बृहस्पति एकादशेश होगा इसमें। तो इस स्थिति में इसका धन भाव के स्वामी का या भाग्यस्थान के स्वामी का, एकादश भाव के स्वामी का केंद्र में होना जो है सो शुभ फल कारक होगा। अब दूसरी स्थिति है यदि कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो कुंभ लग्न की कुंडली होने से क्या होगा? द्वितीयेश बृहस्पति एकादशेश भी होगा। द्वितीय भाव में मीन राशि होगी और वहां एकादश भाव में धनु राशि होगी, तो द्वितीयेश और एकादशेश, धनेश और आयेश दोनों बृहस्पति होगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और चतुर्थेश और नवमेश, नवमेश शुक्र होगा और चतुर्थेश यहां पे वृष राशि होगी और यहां पे तुला राशि होगी, तो दोनों शुक्र होगा जो राजयोग कारक होगा। तो इस स्थिति में यदि इनमें से कोई भी केंद्र में रहता है, बहुत ही सामान्य सी बात है, तो शुभ फल कारक होगा और जातक को अच्छा राजयोग प्रदान करेगा। इसलिए इस योग में कहा गया है कि ऐसा जातक उत्तम राज्य का राजा होता है। हम समझते हैं ये बहुत ही क्लियर कट एनालिसिस है। अगला सूत्र है यदि लग्न अथवा चंद्रमा से उपचय में बृहस्पति, शुक्र और बुध बैठे हों, अर्थात इन्हीं चार भावों में से किन्हीं तीन भावों में या किन्हीं दो भावों में अथवा एक ही भाव में एक साथ अथवा अलग अलग होकर बैठे हों, तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। लग्न अथवा चंद्रमा से, लग्न से या चंद्रमा से, चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से। उपचय में, उपचय कौन सा भाव होता है ये हम पहले से जानते हैं, फिर से हम जान लें। तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम और एकादश, ये चार भावों को हम उपचय भाव कहते हैं। उपचय स्थान कहा जाता है इन चार भावों को। तो लग्न से या चंद्रमा से इन चार भावों में तृतीय, षष्ठ, दशम अथवा एकादश में या और एकादश में, इन चार भावों में
तीन ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र, तीनों शुभ ग्रह चार में से किन्हीं तीन में अलग अलग बैठे हों, यह सूत्र कह रहा है कि इन चारों ही भावों में से किन्हीं दो में तीनों ग्रह बैठे हों, एक में दो, एक में एक, या इन चार भावों में से किसी एक ही भाव में तीनों ग्रह बैठे हों, तो वैसा जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। अब ऐसा भी देखा गया है कि इनमें से अगर दो ही ग्रह लग्न अथवा चंद्रमा से उपचाए बैठे हों तो भी जातक धनवान होता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र में से तीनों में से कोई दो ही ग्रह उपचय स्थान में बैठे हों, अलग अलग बैठे हों या एक साथ बैठे हों, तो भी जातक धनवान होता है। और यदि उपचय में एक ग्रह भी हो, बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र तीनों में से कोई एक भी ग्रह लग्न से या चंद्रमा से उपचय में बैठा हो, तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, इन चार भावों में से किसी एक भाव में एक भी ग्रह बैठा हो तो जातक सुखी और धनी होता है। परंतु हम धन की न्यूनाधिकता कैसे पता करेंगे? यह हम जानते हैं ग्रह जो कारक होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका बलाबल क्या है, वो अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, या नीचस्थ है, शत्रु राशि में है, पापदृष्ट है, पापयुक्त है। जैसे भी स्थिति हो तो उसके हिसाब से हम धन के न्यूनाधिकता, धन कम होगा, धन ज्यादा होगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। विस्तृत विश्लेषण के लिए हम पूरा ध्यान देंगे उसमें। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश और नवमेश चतुर्थ स्थान में हो अथवा चतुर्थेश और नवमेश एकादश भाव में हो तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। लग्नेश और नवमेश, लग्न स्थान और नवम स्थान का स्वामी दोनों एक साथ होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बहुत ही उत्तम स्थिति है। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध और केंद्र में स्थिति, और या तो चतुर्थेश और नवमेश एकादश भाव में बैठे हों, चतुर्थ स्थान के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, ये भी केंद्रेश और त्रिकोणेश, ये दोनों एक साथ होकर के आय स्थान में बैठे हों, ये दो में से कोई भी एक स्थिति हो तो जातक बहुत ही धनवान होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में हो, एकादशेश नवम स्थान में हो और नवमेश पंचम स्थान में हो तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। धन भाव का स्वामी आय भाव में स्थित हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एकादशेश नवम स्थान में हो, आय स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हो, और नवमेश भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। अगला सूत्र है, यदि राहु और केतु केंद्र में बैठे हों और उनमें से किसी के साथ त्रिकोण स्थान का स्वामी भी बैठा हो तो इस स्थिति में धन संबंधी एक उत्तम योग बनता है कुंडली में। इसी प्रकार यदि राहु अथवा केतु त्रिकोण में हो और त्रिकोणस्थ राहु अथवा केतु के साथ कोई केंद्रेश भी बैठा हो तो यह भी एक उत्तम धन योग बनता है। क्या कहा जा रहा है, राहु और केतु केंद्र में बैठे हों, यह स्वाभाविक सी चीज है कि यदि राहु एक केंद्र में बैठेगा तो केतु भी केंद्र में ही बैठेगा, दोनों एक दूसरे से सप्तमस्त होते हैं। तो राहु और केतु केंद्र में बैठे हों और उसमें से किसी के साथ, राहु या केतु के साथ त्रिकोणेश बैठा हो, त्रिकोण भाव का स्वामी बैठा हो, या दोनों के साथ एक एक त्रिकोण भाव के स्वामी बैठे हों, एक के साथ पंचमेश बैठा हो, एक के साथ नवमेश बैठा हो, तो ये बहुत ही उत्तम धन योग होता है। इसलिए दूसरा चीज कहा गया है कि यदि राहु अथवा केतु त्रिकोणस्थ हो, राहु या केतु दो में से कोई भी एक ग्रह त्रिकोण में बैठा हो और उसके साथ केंद्रेश बैठा हो, केंद्र भाव का स्वामी लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम, इन चार में से किसी ही भाव का स्वामी उस राहु अथवा केतु के साथ जो त्रिकोण में बैठा हो तो यह भी एक कुंडली में उत्तम धन योग बनता है जो जातक को धनवान बनाता है। अब ये दूसरी स्थिति है, दूसरा सूत्र है कि यदि दिन के समय का जातक का जन्म और लग्न पुरुष राशि के हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा भी पुरुष राशि में हों तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक विख्यात, उन्नतिशील, दीर्घजीवी और सुचरित्र होता है। क्या कहा जा रहा है कि जातक का जन्म दिन के समय का हो और कुंडली में लग्न जो है सो पुरुष राशि का हो। पुरुष राशि कौन सी होती है, जो विषम राशियां होती हैं, जैसे
मेष राशि हो गई, या मिथुन, सिंह, और ये तुला, धनु और कुंभ, ये पुरुष राशियां होती हैं अर्थात विषम राशियां होती हैं। तो लग्न इनमें से किसी भी विषम राशि का हो, और सूर्य और चंद्रमा भी विषम राशि में हो। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी इन्हीं विषम राशियों में बैठे हों, तो जातक ऐसे योग में उत्पन्न जातक जो है सो बहुत विख्यात होता है, उन्नतिशील होता है, दीर्घायु होता है और सच्चरित्रवान होता है। अब इसी के साथ एक चीज और है कि यदि रात्रि का जन्म, जातक का जन्म रात्रि के समय का हो और लग्न समराशि का हो। समराशि मतलब वृष, कर्क, ये कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशियां समराशियां होती हैं। इन राशियों में से कोई भी राशि लग्न में स्थित हो और जातक का जन्म दिन के समय का हो और सूर्य और चंद्रमा भी इन्हीं सम राशियों में स्थित हो, तो वैसा जातक के साथ भी यही फल होता है। वो ऐसा जातक विख्यात होगा, उन्नतिशील होगा, दीर्घजीवी होगा और सच्चरित्रवान होगा, अच्छी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। वैसे अगले वीडियो में हम कुंडली में लग्नेश के उच्चस्थ होने से, उच्च राशि में होने से, द्वादश भावों का शुभ राशि से संबंध या शुभ ग्रह से संबंध होने से, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि, ये सब होने से जो 12 प्रकार के योग बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।